नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, रहस्यमय और मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंसानों के पूर्वजों की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जिनका दिमाग इंसानों से बड़ा था, लेकिन वे बिल्कुल हमारे पूर्वज यानी आदि मानव होमो सेपियंस की तरह दिखते थे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के रोमांचक सफर में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। होमो सेपियंस यानी इंसानों की एक ऐसी प्रजाति जो इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में सबसे बुद्धिमान है। आपने मेंटोस का वो एड देखा है जिसमें गधा एक आदि मानव पर सवार होता है। बुद्धिहीन आदि मानव उसे दद्दू कहता है। फिर एक बार जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तो आदि मानव की नजर मेंटोस पर जाती है। वह मेंटोस जिससे दिमाग की बत्ती जल जाती। आदि मानव अपने मालिक गधे को मेंटोस खाने को कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। फिर आदि मानव मेंटोस खा लेता है और होशियार बन जाता है। वह आग का आविष्कार करता है, औजार बनाता है और आखिर में अपने दद्दू गधे को भी वश में कर लेता है। हालांकि मनुष्यों का क्रमिक विकास इतना सीधा साधा भी नहीं है। हम इंसानों को होमो सेपियंस का वैज्ञानिक नाम मिला हुआ है। होमो सेपियंस यानी इंसानों की ऐसी प्रजाति जो बुद्धिमान है। हालांकि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व तक सिर्फ होमो सेपियंस ही इस धरती पर नहीं थे। तब दुनिया एक ही समय में कई मनुष्य प्रजातियों का घर हुआ करती थी। इन्हीं में से एक थे निएंडरथल्स, जिन्हें होमो निएंडरथलेसिस भी कहा जाता है। धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ साथ होमो सेपियंस को छोड़ बाकी सारी इंसानी प्रजातियां खत्म हो गई। आखिरी निएंडरथल्स भी करीब 39,000 साल पहले खत्म हो गए। निएंडरथल्स को हमारा यानी होमो सेपियंस का सबसे करीबी रिश्तेदार कहते हैं। आज से करीब 4 लाख साल पहले से लेकर 40,000 साल पूर्व तक वे जिंदा थे। पश्चिमी यूरोप के अटलांटिक कोस्ट से लेकर पूर्व में सेंट्रल एशिया तक फैले हुए थे। वे उत्तर दिशा में भी पहुंचे। आज के समय में उस जगह को बेल्जियम कहते हैं। निएंडरथल्स ऐसे पहले इंसान थे जो ग्लेशियर के ठंडे वातावरण में जिंदा रह पाए। उनका शरीर होमो सेपियंस की तुलना में अधिक गठीला और मांसल था। सीने चौड़े थे और धड़ भारी। 25 लाख साल पहले जाएं तो सबसे प्राचीन पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क लगभग 600 घन सेंटीमीटर थे। होमो सेपियंस का मस्तिष्क औसतन 1200 से 1400 घन मीटर था और निएंडरथल्स के मस्तिष्क तो इससे भी बड़े थे। पुरातत्वविद बताते हैं कि निएंडरथल्स अपने रहने के लिए जगह बनाते, कपड़े पहनते और बुनते भी थे। वे ऐसी पहली प्रजाति जिसने पत्थरों के अलावा हड्डियों से भी हथियार बनाए। उन्होंने गहने भी तैयार किए। फ्रांस में उनके द्वारा पहना जाने वाला लोमड़ी की दांत से बना गहना भी मिला था। निएंडरथल्स अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखते थे। उनके ऐसे कई बुजुर्गों के जीवाश्म मिले हैं तो वर्षों से बीमार थे लेकिन फिर भी जिंदा रहे। माना जाता है कि सबसे पहले निएंडरथल्स ने ही अपने परिजनों की मौत के बाद उनकी लाशों को दफनाना शुरू किया। वे उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने भी जाते थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि स्पेन में पाई गई दुनिया की सबसे पुरानी केव आर्ट निएंडरथल्स ने ही बनाई थी। हाथ के पंजों के वे निशान उनसे जुड़ी कई पुस्तकों में खुद को दर्ज करा चुके हैं। वे करीब 40,000 साल पहले गायब हो गए, बड़े ही रहस्यमय तरीके से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि 45 से 28,000 साल पहले निएंडरथल्स को होमो सेपियंस ने मार दिया या उन्हें मात दे दी। होमो सेपियंस के यूरोप में आने के कुछ समय बाद ही सारे निएंडरथल्स विलुप्त हो गए। कहा जाता है कि इंसानों की प्रजातियां आपस में असमंजस्य नहीं बिठा पाई। शारीरिक रचना के साथ शरीर की गंध भी अलग अलग। एक दूसरे में इनकी काम परक दिलचस्पियां भी कम थी। अगर दोनों प्रजातियों के कुछ लोगों ने आपस में संबंध बनाए भी तो भी वे ठीक बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। होमो सेपियंस ने शायद एक पूरी प्रजाति का संहार कर दिया। जब होमो सेपियंस 50,000 साल पहले यूरोप में पहुंचे तो 1000 वर्षों में ही निएंडरथल्स खत्म हो गए। हालांकि वे विलुप्त नहीं हुए, बल्कि निएंडरथल्स ने होमो सेपियंस के साथ संभोग किया, शादी रचाई और बच्चे भी पैदा किए। इस तरह वे धीरे धीरे सेपियंस की बड़ी आबादी में घुल मिल गए। वह भी इतना कि एक प्रजाति के रूप में खुद को स्थापित नहीं रख पाए। इसी दूसरे विचार को इंटरब्रीडिंग थियरी कहते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यूरोप और एशिया के अधिकांश लोगों के डीएनए में 1 से 2% निएंडरथल्स का जीन्स होते हैं, लेकिन
सवाल वही है कि इंटरब्रीडिंग के बाद होमो सेपियंस भी तो खत्म हो सकते थे, फिर वे क्यों नहीं हुए? आखिर निएंडरथल्स ही क्यों गायब हुए, जबकि वहाँ ज्यादा मजबूत थे और उनका दिमाग भी सेपियंस से बड़ा था? असल में होमो सेपियंस मुक्त व्यापारी थे। वे दूर दूर तक कच्चे माल का आदान प्रदान करते थे। उनके व्यापारिक संबंध भी अच्छे थे। वहीं निएंडरथल्स छोटे छोटे और आइसोलेटेड ग्रुप्स में रहते, अपने घर से ज्यादा दूर तक कारोबार नहीं करते और शिकार के लिए भी वे आसपास ही जाते। निएंडरथल्स में काम का कोई विभाजन नहीं था, हर कोई हर काम करता था। जैसे बच्चे और महिलाएं भी शिकार के लिए जाते और घरेलू काम सबको आते थे। जब कुछ लोग शिकार पर जाते तो बाकी घर के काम करते, भले ही उनकी उम्र और जेंडर कोई क्यों न हो। इसके उलट होमो सेपियंस ने काम का उन्नत विभाजन किया था। उनके रहने के स्थान काम के हिसाब से विभाजित थे। उनके आहार में विविधता झलकती। वे खाने में छोटे जानवरों का मांस, नट्स आदि खाते थे। होमो सेपियंस पुरुष अक्सर शिकार करते, वहीं महिलाएं और बच्चे घर के काम करते और पेड़ पौधे खाने लायक सामान लाते। पुरातत्वविदों ने पाया है कि होमो सेपियंस पुरुषों को अक्सर भाले और तीर कमान के साथ दफनाया जाता था और महिलाओं को घरेलू औजार के साथ। होमो सेपियंस के इस दृष्टिकोण ने उन्हें कई लाभ दिए। उनके सिले हुए कपड़ों और तंबू ने उन्हें ठंड से बचाया और उनके बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिला। लेकिन इनमें सबसे बढ़कर श्रम का विभाजन ही था, जो यह दिखाता था कि उन्होंने लगातार प्रगति की और अपने समूह सेपियंस के विभिन्न समूहों के बीच उन्होंने विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान किया। वे हर बार एक नए नवाचार के साथ आते और इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखते। वे यह सुनिश्चित करते कि इस बारे में होमो सेपियंस के हर समूह को जानकारी हो। जैसे आग के बारे में। मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण नवाचार आग को ही माना जाता है। इसने होमो सेपियंस को प्राकृतिक तत्वों और जंगली जानवरों के खिलाफ मदद की। आग ने उनके दिमाग को भी विकसित किया, क्योंकि कच्चे की तुलना में पक्के भोजन में ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये पचते भी जल्दी हैं। आग ने उन्हें संचार में भी मदद की, क्योंकि कोई काम न करने की स्थिति में वे आग जलाकर उसके आसपास बैठकर बातचीत कर सकते थे और आपसी विश्वास पैदा कर सकते थे। आग के बारे में निएंडरथल्स भी जानते थे, लेकिन उनकी गुफाओं की खुदाई से पता चलता है कि अधिकांश निएंडरथल्स समूहों को पता ही नहीं था कि आग लगाई कैसे जाती और उसका इस्तेमाल कब कैसे कर सकते हैं। उनकी अपेक्षा होमो सेपियंस ने आग की सभी विशेषताओं को अपने हर समूह तक पहुंचा दिया था। यह सब बताता है कि होमो सेपियंस के ज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगातार सुधार हो रहा था, जबकि निएंडरथल्स स्थिर रहे। इसी तरह धीरे धीरे हजारों वर्षों में होमो सेपियंस ने अपनी आबादी बढ़ाई और वहीं निएंडरथल्स खत्म हो गए। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में तर्क देते हैं कि करीब 70 से 30,000 साल पहले ये प्रजातियां एक तरह की संज्ञानात्मक क्रांति से गुजरी। जेनेटिक म्यूटेशन ने उनके सोचने के तरीके को बदला होगा। अब चूंकि होमो सेपियंस ज्यादा दिमागदार थे तो वो बेहतर संचार कर पाए और बाकियों से अच्छे से लड़ भी पाए। वहीं पैथोजेनेसिस किताब के लेखक जोनाथन कैनेडी लिखते हैं कि होमो सेपियंस की प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर थी। वे सबसे पहले अफ्रीका में रहे, यानी बाकी मनुष्यों की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक करीब। इससे वे विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को ले जाने वाले जानवरों के संपर्क में आए होंगे। इनमें से कुछ रोगाणु रोगजनक भी रहे होंगे। फिर करीब 50,000 साल पहले जैसे ही होमो सेपियंस दुनिया भर में फैले, उन्होंने अन्य मनुष्यों से बीमारियों का आदान प्रदान किया। अच्छे इम्यून सिस्टम के चलते वे तो बच गए, लेकिन बाकी प्रजातियां कम प्रतिरोधक क्षमता की वजह से तमाम रोगों से पीड़ित हो गई होंगी। इस तरह साल बीतते बीतते आज सिर्फ इंसानों की ही एक प्रजातियां दुनिया में बची है, वह है होमो सेपियंस। तो दोस्तों, क्या आप इस वीडियो को देखने से पहले ऐसी प्रजातियों के बारे में पढ़ा या सुना था? तो अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगले इंटरेस्टिंग और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।